करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन यूजिंग MVC विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो मैं इस वीडियो में आपको एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं दो अलग अलग स्ट्रेटजीज से। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ASP.NET वेब एप्लीकेशन। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट कर देंगे वेब एप्लीकेशन 16 के नाम से। अब हम इसको एम्प्टी लेंगे, MVC यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद अभी हमारा प्रोजेक्ट ओपन होके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब जैसे आपने देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आ चुका है। देन अब इसके अंदर हम सबसे पहले मॉडल्स के अंदर मॉडल ऐड करेंगे। मॉडल ऐड करने के लिए सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, मॉडल्स पर ऐड करेंगे, ऐड न्यू आइटम। यहाँ से हम डेटा सेलेक्ट करेंगे ऊपर एंड डेमो मॉडल। अब मैंने डेमो मॉडल के नाम से इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे EF डिजाइनर हम डेटाबेस हम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे, न्यू कनेक्शन पे जाएंगे और इसके अंदर हम अपने सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं और हमारा कोई बाहर का सर्वर वो भी हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो इसको भी हम कैंसिल करते हैं। हमें पता है हमारा सर्वर किस तरह से लोड होगा। डॉट से भी अगर हमारा सेम सिस्टम में एप्लीकेशन है, सेम सिस्टम हमारा सर्वर होगा तो हम यहाँ पे डॉट डाल देंगे तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर डेटाबेस लोडिंग कर रहा है। मैंने एक डेटाबेस बनाया था मैट्रिमोनियल पोर्टल के नाम से, जिसके अंदर कुछ टेबल्स 3 टेबल्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम एक टेबल से काम करेंगे इसके अंदर। तो अब इसका हम कनेक्शन टेस्ट करते हैं। कनेक्शन टेस्ट करने के बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एंटिटी फ्रेमवर्क, इसमें से हमारे पास 2 जितने भी आपके फ्रेमवर्क होंगे वो लिस्ट हो जाएंगे, कौन से फ्रेमवर्क पे आपने काम करना है, फ्रेमवर्क के कौन से वर्जन पे काम करना है। देन हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें टेबल सेलेक्ट करनी है। टेबल सेलेक्ट करने के लिए हमने टेबल यूजर फाइंड डिटेल्स पे हमने काम करना है, तो हम इसी को लेंगे। तो हम फिनिश करेंगे इसको। अब इसको फिनिश करने के बाद हमारा जो मॉडल जनरेट होगा उसका हम सेव करेंगे। अब एक मॉडल बनके क्रिएट तैयार हो जाएगा आपके सामने। एक तरह का ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी है, जिसकी एक्सटेंशन EDMX है, मतलब एंटिटी डायग्राम मॉडल XML। तो जब आप इसके कोड व्यू पे जाएंगे तो ये XML फॉर्मेट में ही होता है। तो अभी ये जनरेट हो रहा है, क्लास जनरेट कर रहा है। तो अभी जनरेट हो चुका है। हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये थोड़ा टाइम देगा सेव करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अभी इसको क्लास जनरेट करनी है, कंटेक्स्ट क्लास जनरेट करनी है और DB सेट्स जनरेट करने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। एक तो ये स्टडी है, हम EDMX के थ्रू एंटिटी डायग्राम मॉडल के थ्रू हम अपने मॉडल सेट कर सकते हैं। अगर हमें एंटिटी डायग्राम मॉडल नहीं यूज़ करना है तो उसके लिए हम डायरेक्ट इस तरह से हम क्लास बना सकते हैं, जिस तरह से क्लास बनी है इसमें। ये ऑटो जनरेटेड क्लास है। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है दिस कोड वाज जनरेटेड फ्रॉम अ टेम्पलेट, मैनुअल चेंजेस to this file may cause unexpected behavior in your application. Manual changes to this file will be overwritten if the code is regenerated. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई इस क्लास के अंदर हमने चेंज कर दिया, तो इस क्लास के अंदर अगर हमने कोई चेंज कर दिया, अगर इसके कोई पैरामीटर इस्तेमाल नहीं किया, जब भी हम ये मतलब EDMX हमारा रीलोड होगा तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। कहने का मतलब ओवरराइड हो जाएगा, जो हमने चेंज किया होगा वो हट जाएगा। तो इसी के साथ अब जैसे कि जिस हिसाब से ये क्लास देख रहे हैं इसके अंदर वही पैरामीटर जो हमने
मॉडल के अंदर बनाए थे। तो मैं आपको यहाँ पे एक सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर, ये मेरा सर्वर है, इधर हम इस कनेक्शन को हम इस्टेब्लिश करते हैं। टेबल्स मैं आपको दिखा दूंगा। ये हमारा टेबल यूजर फाइंडर डिटेल्स था। तो अब यहाँ पे देखिए रोवाइडी सेम नेम से बिना किसी कैप्शन के चेंज किए, बिना किसी केस के चेंज किए ये क्लास यहाँ पे जनरेट की गई है। तो इसी के चलते अब हम आगे बढ़ते हुए और काम करते हैं। देखिए अब मैं इसके अंदर एक कंट्रोलर ऐड करूँगा, तो मैं आपको डायरेक्ट इसके अंदर प्रॉपर कोड से थ्रू नहीं करवाऊँगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब देखिए कंट्रोलर में हमने सिलेक्ट किया एम्प्टी कंट्रोलर सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने इसको नाम दिया होम। आप भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो हम ऐड करेंगे, ऐड किया हमने। ऐड करने के बाद यहाँ पे एक एक्शन मेथड बन के आया है इंडेक्स, जैसे कि हर बार आता है। तो अब इसके अंदर हम एक व्यू ऐड करेंगे। व्यू ऐड करने के लिए हम इसमें लिस्ट टाइप का ऐड करना है। लिस्ट टाइप का हमने व्यू ऐड कर लिया। तब हम इसका मॉडल सेलेक्ट करेंगे। मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मॉडल तो हमारा टीबीएल यूजर फाइंडर डिटेल्स। तो हमने इसका मॉडल भी सिलेक्ट कर लिया। अब कंटेक्स्ट क्लास कौन सी है? कंटेक्स्ट क्लास यहाँ पे जितनी भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर बनी होंगी वो सारी लिस्ट हो जाएंगी। आपको उसमें से अपनी वाली चूज करनी है। तो हमने इसको ऐड किया। अभी ये नहीं क्रिएट करेगा, तो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसको रिबिल्ड करना जरूरी है। तो चलिए अब इसको हम रिबिल्ड करते हैं। रिबिल्ड करने का प्रोसेस हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम यहाँ से भी कर सकते हैं बिल्ड टूल से। तो बहुत सारा सेम थिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट भी इसको बिल्ड करने की कमांड होती है। तो अब देखिए अभी हमारा मॉडल ये व्यू क्रिएट हो जाएगा। हमने राइट क्लिक किया, व्यू पे क्लिक किया, देन हम लिस्ट पे आए। लिस्ट पे आने के बाद हमने टेबल यूजर फाइंडर डिटेल्स हमने ऐड किया। अब लेआउट कुछ नहीं डालेंगे, ऐड करेंगे ऐड। अगर जेकरी वगैरह सारे बूस्टर वगैरह की क्लासेस अपने आप चेक कर लेगा कौन कौन सी लगी हुई है और उसके अकॉर्डिंग क्लासेस लगा के हमें दे देगा। इस जगह पे हमने डिस्प्ले 4 करा हुआ है, इसकी जगह हम ये डिस्प्ले 4 किया हुआ है हमने, इसमें हम हर जगह चेंज करेंगे। हम इसको रो मटेरियल में ले लेंगे। हम रो मटेरियल में ले लेंगे। अब रो मटेरियल में लेने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक कंट्रोल एच की हमने कमांड डाली, जहाँ पे हमारा यहाँ पे डिस्प्ले 4 जैसे कि जिस हिसाब से लिखा हुआ है, कैपिटल DISPLAY कैपिटल FOR डिस्प्ले 4 की जगह हम क्या कर देंगे रॉ रॉ कर देंगे। अब जहाँ पर हमारा किसी में मॉडल आइटम इक्वल टू ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इसके बाद स्पेस है, इसलिए इसने इसको गेट नहीं किया, एंड देन स्पेस है। उसकी जगह हम कुछ नहीं डालेंगे, हम उसको एम्प्टी करके रिप्लेस कर देंगे। इसी प्रकार में हमारे 14 इसके अंदर टैब्स है, 14 कॉलम्स हैं पूरे टेबल के अंदर। तो चलिए अब हम इसका एक्शन लिख देते हैं। एक्शन लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका एंटिटी कंटेक्स्ट क्लास की हमें एक फाइल बनानी है। डेमो के नाम से हमारे ये होगी, लेकिन ये हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी हमने इसका हमें नेम स्पेस नहीं लगाया है। यूजिंग हमारे पहले प्रोजेक्ट का नाम आएगा वेब एप्लीकेशन 6.models। अब हमारे पास वो सारे के सारे हमारे पास एंटिटीज खुल जाएंगी।
से फाइंड करने का में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा मॉडल में जाएंगे। मॉडल्स के फोल्डर में डेमो हमारा है, डेमो कंटेक्स्ट के अंदर हमारा मैट्रिमोनियल पार्शियल एंटिटीज। तो हम यहाँ पे अपना डालेंगे, टाइप करेंगे MATRIO मैट्रिमोनियल पार्शियल एंटिटीज। न्यू मैट्रिमोनियल पार्शियल एंटिटीज। एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर कोड करना बहुत ही इजी होता है। एंड इसके अंदर अब हम एक लिस्ट टाइप का हमने इसको लिस्ट टाइप का लेना है। हमारा TBL यूजर फाइंड डिटेल्स हमारा टेबल है, अब हमारा मॉडल है, तो हम इसका एक नाम देंगे TBL फाइंडर डिटेल्स लिस्ट, क्योंकि हमारा लिस्ट में जाएगा, तो हमने इसको इस तरह से नाम दे दिया है। अब मैट्रिमोनियल पोर्टल डॉट, ये आपको अपने आप हाईलाइट कर देगी कि कौन सी आपकी इसके इक्विवेलेंट है। तो आप इसका हम अभी ऑर्डर बाय डिसेंडिंगली x इक्वल टू x डॉट रो आईडी हमारा प्राइमरी की था, इसका प्राइमरी की है। अब इसको हम डॉट टू लिस्ट में हम करेंगे इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें ये जो इसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया था हमने लिस्ट टाइप के मॉडल का, इसको हम लिस्ट टाइप का मॉडल ही बोलते हैं। तो अब ये हम इसका अगर रन करते हैं तो हमारा इंडेक्स में हमारे जो रिकॉर्ड्स इसके अंदर है हमारे पास शो हो जाएंगे। रिकॉर्ड्स हमारे पास ये होंगे इसके अंदर, शो टेबल डेटा, ये एक रिकॉर्ड इसके अंदर है। तो ध्यान का फर्स्ट टाइम में जितने भी इसके अंदर आप वैल्यूज फिल करेंगे वो हमारी प्रॉपर स्टोर होनी चाहिए। तो आगे अब हम जैसे हमने अभी इंडेक्स का बनाया, अभी हम क्रिएट का बनाएंगे। क्रिएट में हमारी सब चीज़ें नहीं जाएंगी, इसको हमने डिलीट कर दिया एंड इसको हमने यूज किया। अभी हम इसका भी ऐड करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे अपना टेबल सिलेक्ट किया, कौन सी टेबल हमने क्रिएट करवाना है, और ये हमने DB एंटिटी क्रिएट कर दी और हमने कर दिया ऐड। अब ऐड करने के बाद ये स्केल फोल्डिंग करेगा हमारे JS, बूटस्ट्रैप, jQuery, CSS सबको। अब हमारा ये इस तरीके से देखिए पूरा वैलिडेशन, समरी वैलिडेशन, एंटिटी फॉरेन की टोकन वगैरह सब कुछ आ गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे एक्शन पे जाएगा। अगर हमें किसी और एक्शन पे भेजना है तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डाल देते हैं एक्शन का नेम, देन कंट्रोलर का नेम, देन फॉर्म मेथड डॉट पोर्ट गेट किस एक्शन पे भेजना। दो ही इस पे जब भी फॉर्म कोई भी एडिट करते हैं तो दो तरह के मेथड पे जाता है, इसे तो गेट पे जाता है या पोस्ट पे जाता है। पोस्ट पे जाता है तो वापसी रिटर्न होके आता है, गेट पे जाता है तो रिटर्न होके नहीं आता है। तो इस तरह से हम और भी इसके अंदर और 12 ओवरलोड से जैसे कि आपको जरूरत पड़े आपको उसके अकॉर्डिंग दिखिएगा। तभी हम इसको जैसे था वैसे कर देते हैं। अगर सेम एक्शन उसका पोस्ट टाइप पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप कंसिडर करेगा कि किस मेथड पे जाना है। अभी हमारा इसके अंदर दो चीज़ें एक्स्ट्रा आई थी जो कि मैं यहाँ से नहीं भेजनी है, क्रिएटेड डेट टाइम, इंसर्टेड डेट टाइम एंड अपडेटेड डेट टाइम। हमने उनको यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
क्रिएट हमारा बन गया है। अब क्रिएट करने के लिए हमें इसका एक पोस्ट मेथड ही बनेगा हमारा, जिससे कि वैल्यू हमारी स्टोर की जाएंगी। अब वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने ये बनाया है, यहाँ पे हम एक उसका टाइप दे देंगे, किस टाइप का हमारा मेथड है, http पोस्ट। देन यहाँ पे हमारा मॉडल इंस्टेंस, ऐसे हमने इसको लोकली डिक्लेयर कर दिया। अब लोकली डिक्लेयर कर दिया तो इसके अंदर जब भी वहाँ से हिट होगी तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी इस मॉडल के अंदर वैल्यूज़ फिल हो जाएंगी और आपको मिल जाएंगी। तो इसके अंदर हमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी थी, जैसे कि जो हमने यूज़र से नहीं मांगी है। तो पहली चीज़ हमने क्या मांगी थी, टीबीएल यूजर डिटेल्स में हमने नहीं मांगी थी इंसर्टेड डेट टाइम डॉट नाउ। अभी मैं इसके अंदर अपडेटेड डेट और दोनों चीज़ मैं फिल कर दूंगा, क्योंकि अगर डेट नहीं मिलेगी तो उसको वो एरर भी डिस्प्ले कर सकता है। तो इसलिए मैं दोनों डेट हमेशा, आप ध्यान रखना दोनों डेट आप इसके अंदर फिल करके चलें, ताकि अगर कभी आपको इन फ्यूचर इसको ADO.NET में कन्वर्ट करना पड़ा, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, तो वो दिक्कत करेगा। तो देन हम इसके अंदर भी डेट टाइम डॉट नाउ। देन हमारे पास एक एंटिटी हमारे पास थी मैट्रिमोनियल पोर्टल के नाम से, हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया था। देन हमारा TBL फाइंडर डॉट ऐड रेंज से हम डायरेक्टली हम उसके अंदर और वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल। जैसे कि अभी हमने लिस्ट टाइप पे ये डेटा फिल किया, मैं दोबारा इसको इंसर्ट करनी है सारी की सारी, तो हम इस ऐड रेंज के थ्रू हम कर सकते हैं। तब हम इसके अंदर हमारे पास एक TBL हमारा जो हम जिससे डिटेल आएगी वो हमने स्टोर किया, ठीक है। देन एक इंटीजर टाइप का रिजल्ट लिया। कभी भी ये ध्यान रखना, एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए हमेशा इंट ही रहेगा, कभी भी लॉन्ग नहीं जाएगा। तो अब हम मैट्रिमोनियल पोर्टल डॉट सेव चेंजेस। अब हमें एक काम करना है, एक हमें व्यू बैग लेना है, जिससे हम वहाँ पे अपनी वैल्यू को स्टोर कर सके, रिजल्ट बता सके कि आपको सक्सेसफुली सबमिट हो गया या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें ये टर्मिनरी कंडीशन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो सक्सेसफुली सेव्ड, अगर हमारा रिजल्ट 0 से ज़्यादा है, तो अगर 0 से ज़्यादा नहीं है तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा अनेबल टू सेव। तो अभी हमारी एक मेथड कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने HTTP पोस्ट का एक लिख दिया। अब हम इसके लिए एडिट का लिखेंगे, पब्लिक एक्शन एडिट। दोस्तों दो तरीके होते हैं एडिट के फॉर्म पे भी। तो एडिट हम दो तरीके से एडिट की डिटेल्स हम दो तरीके से ला सकते हैं। या तो हम डेटाबेस से सारी डिटेल लेके आए, वहाँ से हम डिटेल्स पेज से हम आईडी पास करें पैरामीटर के अंदर। और दूसरा तरीका है पूरे का पूरा जब हमारे पास स्टोर हो चुकी है वैल्यू, तब हम इसकी वैल्यू को हम बाइफरकेट करें। अभी इसका दोस्तों कोई रिटर्न बना नहीं है, लेकिन इसका भी हमें व्यू में बनाना है।
तो ये एडिट करेंगे तो हम एड व्यू, नाउ select edit, select edit, now select your DB context model, DB context model को सिलेक्ट करने के बाद हमारा जनरेट हो गया, लेकिन हमें इसके साथ एक आईडी जनरेट होगी, लेकिन हमें यहाँ पे क्रिएटेड डेट भी यूज करनी है। इंसर्टेड डेट के नाम से हमारा था क्रिएटेड डेट। अब यहाँ पे भी हमारे दो चीज़ें एक्स्ट्रा आई है, तीन चीज़ें, अब यहाँ पे दो ही रखेंगे, तो ही उठाएंगे। चलो तीसरी भी डाल देते हैं। और तीसरी के लिए एडजेक्टिव। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो वहाँ पे पहले से वैल्यू स्टोर है वो हमारी रीसेट हो जाएगी। जब ये रीसेट हो जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अभी हमारा इंडेक्स पे थोड़ा सा काम बाकी है, जो हमने लास्ट में 3 फीचर मेथड छोड़ दिए थे, इन पे हमने काम नहीं किया था। उन पे काम स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा ये एडिट है, यहाँ पे इन्होंने आईडी और प्राइमरी की का हमें एग्जाम कमेंट में डाल दे रखा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे आइटम भेजनी है, आइटम डॉट आइटम, डिटेल्स में सेम चीज रहेगी, देन डिटेल्स कर दिया सेम। इसके अंदर आईडी जाएगी डिलीट में, तो हम इसके अंदर आइटम डॉट लो आईडी, इतना ये करना था। अब हमारा ये एडिट का मतलब डिटेल्स का काम खत्म हो गया। अब हमारा कंट्रोलर पे काम बाकी है। हम कंट्रोलर एडिट किया। अब हम पब्लिक इसका भी एक बना लेते हैं, http पोस्ट एक्शन रिजल्ट एडिट। देखिए कह रहा है कि एम्बिग्यूअस है, क्योंकि ये हमारा HTTP पोस्ट है, क्योंकि और ये गेट है, दो मेथड एक बार एक साथ एक से नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फॉर्म कलेक्शन लेते हैं जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर्म कलेक्शन ले लिया, फॉर्म
तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसके अंदर हमारे पास मैट्रिमोनियल पोर्टल है जो कि हमारा इंस्टेंस है मैट्रिमोनियल डीबी एंटिटीज़ का। तो हम यहाँ पे इसके अंदर इसकी एंट्री करेंगे, अपडेट एंट्री यूज़ करेंगे हम TBL यूजर फाइंडर, देन डॉट देन स्टेट, देन सिस्टम डॉट entity, system dot entity dot state dot modify। अब सेम एज हम ज़्यादा मेहनत ना करके छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ से उठा के पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम डेट अभी हमने इसका एडिट का बना दिया था। अब रह गया इसका डिटेल पेज। तो अब हम बनाते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिटेल्स टीवी और यूजर फाइंडर Now get started to add a view and select your details, select your model, select your entity context class, add. Now here's the model। अब हमें इसके अंदर पूरा मॉडल नहीं भेजना, जैसे कि हमने भी एडिट का स्ट्रक्चर बनाया था। सो डन। बस अब इसके अंदर एक डिलीट रह गया है, फटाफट डिलीट भी बना देते हैं। आपको एग्जांपल दिखा दूंगा मैं। पब्लिक, लेकिन अभी एडिट में एक छोटी सी चीज़ रह गई, बिल्कुल छोटी सी TBL फाइंडर नोट अपडेटेड डेट इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ। मैक्सिमम काम एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, सारे के सारे हम C# के थ्रू ही करते हैं, अपने लिंक कोड के थ्रू करते हैं। तो एक्शन रिजल्ट डिलीट इट, रिटर्न, redirect to action इंडेक्स। अब इंडेक्स से भेजना है डिलीट करके मैट्रिमोनियल पोर्टल डॉट रिमूव।
text dot job id equals to id हमारा ये लॉन्ग था तो हम लॉन्ग ही लेंगे। लेकिन ये तरीके से काम नहीं करता है, तो अब हम इसको पहले बाइफिकेट करेंगे। मैट्रिमोनियल पोर्टल डॉट वेयर नाम डॉट फर्स्ट डिफॉल्ट मतलब पहला या उससे मिलता हुआ कोई भी। तो नाउ then अब सेम चीज कॉपी पेस्ट चेंज डिलीटेड डिलीट। दोस्तों अब कभी भी हम डायरेक्टली किसी भी एक्शन पे व्यू बैक का डेटा नहीं भेज सकते, तो इसलिए हम व्यू बैक का डेटा ना भेज के हम टैम्प डेटा में इसका भेजेंगे। एक टैम्प डेटा हमारा काम करता है बिल्कुल डेटा हमारा काम करता है बिल्कुल हमारे सेशन की तरह, सॉरी व्यू स्टेट की तरह। तो व्यू स्टेट की तरह काम करता है। अब हम इसके अंदर MSC दे देते हैं इसको, दैट्स इट। मैंने कुछ तो अभी हम क्या करते हैं, हमारी एडिट है, एडिट में हमारा मैसेज है, इसे हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमारा ये एडिट में हम गए, क्रिएट में जाने के बाद हमने यहाँ पे इसको फिट किया, ये हमने फिट किया। ये हमने फिट कर दिया और इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स में हमारा ये है, दैट्स इट। ये हमारा कंप्लीट तैयार हो गया, सारे मेथड सारे फंक्शंस। अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप देखिए किस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा और क्या तरीका है एंटिटी फ्रेमवर्क से डायरेक्टली काम करने का। तो तरीका यह है कि हमें जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है वो पूरी खुद से टाइप करके लिखनी पड़ेगी, देन सारे मेथड उसको खुद से लिखने पड़ेंगे, और जितने भी मॉडल क्लासेस हैं वो खुद से टाइप करके लिखनी पड़ेगी। तो अब ये डिलीट है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिलीट एडिट का टेस्ट कर लेते हैं। एक ही रिक्वेस्ट टेस्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे हाइट 2 करी है, तो हम यहाँ पे 12 कर देते हैं। अब हम इसको सेव कर देते हैं, सक्सेसफुली अपडेटेड। अब हम जाते हैं बैक टू लिस्ट पे जाएंगे तो हमारा सक्सेसफुली अपडेटेड ये हाइट हमारी 12 हो गई है। तब डिटेल पे जाएंगे, डिटेल पे चेक करेंगे, डिटेल पे हमारी डिटेल्स आ रही है। हम दोबारा से इसको एडिट पे जाएंगे तो एडिट पे जा सकते हैं। हम दोबारा एडिट पे आया तो हम इसको फिर से बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम इधर आ गए। अब हम क्रिएट नहीं करेंगे, नया क्रिएट करने के लिए यूजर ने हमने डाल दिया उमेश AGG 1994, ठीक है। उमेश लास्ट नेम AGGARWAL, अबाउट आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, हाइट 5, वेट
72 hobbies all education MCA gender male occupation सॉफ्टवेयर डेवलपर। हम क्रिएट करते हैं, सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब बैक टू लिस्ट पे जाते हैं, सक्सेसफुली क्रिएटेड तो अब पहले वाले को डिलीट कर देते हैं। अब ये हो गया डिलीटेड। इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये वीडियो अभी तक इतना ही है। अब मैं आपको मैं एक AD.NET का आपको प्रैक्टिस फंक्शन दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इस पे काम करेंगे। तो अब इसी में मैं आपको AD.NET का एक कंट्रोलर एक्शन बना करके आपको दिखाऊंगा। या तो इसी को कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम इसी को कन्वर्ट करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन लेंगे, एक नया प्रोजेक्ट लेंगे। नया प्रोजेक्ट लेने के बाद पहले हमें इसको स्टॉप करना होगा। स्टॉप करने के बाद हमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमने क्लासेस इसके अंदर बनाई है वो क्लासेस उसके अंदर भी होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको ये एक सर्चिंग प्रोजेक्ट यूजिंग MVC स्केच प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर देखिए मैंने एक मॉडल एज इट इज ले रखा है वेट्रीमल DB के नाम से इसमें। अब इसके अंदर मैंने आपको कल समझाने के लिए बनाया था, तो अभी मैंने इसको अपलोड नहीं करा, सोचा इसके साथ ही आपको इलाबोरेट करके मैं बताऊं। तो हमने एक फंक्शन लिखा यहाँ पे, जिसका अंदर हमने सबसे पहले इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बार बार आप ये वाला मेथड ना लिखिए SQL कमांड ये चीज़ ना लिख करके या SQL कमांड ना लिख करके आप बार बार मतलब अलग अलग मेथड बार ना लिखे, एक मेथड लिख ले एक बार। ये क्या है की वैल्यू प्लस जो आपके इसके अंदर सारे पैरामीटर्स आएंगे, प्रोसीजर का नेम आएगा, देन ये क्या करेगा इसको लूप के अंदर एक पैरामीटर से ऐड विद वैल्यू करता जाएगा और देन इसको एग्जीक्यूट ऑन क्वेरी कर देगा। तो फाइनली में हमने इसका CMD को डिस्पोज कर दिया एंड हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। देन हम रिटर्न कर दिया रिटर्न डेटा जो भी इसका रिटर्न होगा। तब बात करेंगे हम नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा रिटर्न कर रहा है DT। तो इसी तरह से DT है और एक नॉर्मल स्ट्रिंग अगर कोई वैल्यू में चाहिए होती है तो वो उसके लिए भी ये मेथड है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हमने होम कंट्रोल ले लिए है इस तरीके। ये देखिए पहले हमने जैसे कि हम ASP.NET के अंदर करते थे, ये डेटा टेबल के अंदर हमने DT का ये हमने पैरामीटर्स भेजे दिए, ये हमारे पैरामीटर्स है, पैरामीटर हमने भेजे। अब इसका मैं आपको प्रोसीजर दिखा देता हूँ। प्रोसीजर के अंदर क्या है, सॉल्यूशन स्क्रैच। अब स्टोर प्रोसीजर, ये आपका स्टोर प्रोसीजर, इसके अंदर ये चीज़ है। तो मैं इसको आपको ओपन करते हैं हम इसे। ये हमारा आ गया। हमने क्या कहा इंसर्ट कर दिए हमारे पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर पैरामीटर सेट कर दिए है। चलिए मैं दिखाता हूँ किस हिसाब से मैंने आपको एक एक पैरामीटर कैसे सेट किए हैं। एक एक पैरामीटर सेट करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ी, देखिए हमारे पास हमें मॉडल तो चाहिएगा, क्योंकि MVC का पैटर्न ही ये मॉडल व्यू कंट्रोलर है। सबसे पहले मॉडल ही आता है, तो मॉडल तो हमें चाहिएगा। कहने का मतलब है सेम क्लास हमें ज़रूर चाहिए कि जो विद द पैरामीटर्स
that having in a table with the same name, with the same data type, with the same constraint. So अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। तो पहले हमने डेटा टेबल के अंदर dt के अंदर डेटा टेबल ले ली। अब यहाँ पे हमने फॉर ईच किया, फॉर ईच डाटा रो इन dt रोज, एक लूप चलाया रोज के अकॉर्डिंग। देन हमने क्या करा, सारे के सारे जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं, जितने भी हमारे टेबल के कॉलम्स है, एट्रीब्यूट्स है, सबको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कैसे किया हमने, मैं आपको डेटाबेस में जाके बताता हूँ। डेटाबेस हमारा ओपन है नहीं अभी, तो हम पहले डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। डेटाबेस को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने और भी चीज़ें आपको बता रही हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कृपया वीडियो को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये हमने मैट्रिमोनियल पोर्टल के नाम से बनाया था। इसके अंदर हमारा प्रोग्राम एबिलिटी, स्टोर प्रोसीजर, हमें इसको मॉडिफाई करके राइट क्लिक करके मॉडिफाई करने के बाद हम इधर आ गए। ये हमने इसको सिलेक्ट किया टेबल के नाम को, देन ऑल्ट प्लस F हमने प्रेस किया तो हमारे पास उसकी सारी डिटेल आ गई। हमने यहाँ से कॉलम कॉपी किया सारे, देन हमने यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिए। हमने यही किया और देन इसको यहाँ पे हमने इक्वल डाल के रो के अंदर उसको हमने उसको पेस्ट कर दिया। रो के अंदर पेस्ट करने के बाद भी वो इसी तरीके से चल गया और सेम इसी तरीके से हमने ये पैरामीटर्स ऐड कर दिए। सारे जितने भी पैरामीटर्स वहाँ से उठाए हमने यहाँ पे ऐड करते चले गए और काम होता गया हमारा। और डायरेक्टली हमने सिर्फ सेम पैरामीटर भेजे, बस एक मोड चेंज किया है। इसके अंदर अपडेट का मोड जाएगा, उसके अंदर इंसर्ट का मोड जाएगा। इंसर्ट मोड अपडेट सेम चीज़ है, सेम पैरामीटर है, इसलिए हमने पीछे भी सेम ही वर्क किया है। एक्टिव वगैरह का हमने कुछ रखा नहीं था इधर, प्रोसीजर के अंदर एक्टिव वगैरह हम डेटाबेस से मैनेज कर रहे हैं। देखिए कंट्रोल आर दबाएंगे, हमारा लिस्ट रिजल्ट हाइड हो जाएगा। तो अब हम देखिए, मैंने अपडेट किया, क्या क्या अपडेट किया, अपडेटेड डेट किया मैंने, ये सिस्टम से लिया सब कुछ। हम बाकी हमने पैरामीटर से हमने ऑक्यूपेशन तक लिया है, सब कुछ मैंने ऐसे चिपका के वहाँ पे रख दिया है। तो अब बात करेंगे हम आगे की बात करने के लिए मेथड पे आना पड़ेगा। मेथड पे आए हम, ये सारी चीज़ देखिए, आप इसको गौर से देख सकते हैं। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक कमी है कि वैल्यू पेयर्स डॉट क्लियर, ये हमेशा जगह लगाना ज़रूरी है। कल मैंने इसको लिख दिया था लेकिन टेस्ट नहीं किया। वैल्यू पेयर्स डॉट क्लियर, क्लियर क्या करता है, जो आपके पहले से पैरामीटर हैं वो ऑलरेडी वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सेम ही चल रहा है, ऊपर से एक ही वो चल रहा है, हमने इसको न्यू नहीं करा ना कुछ करा। तो इस वजह से भी ये करना ज़रूरी है, क्लियर करना ज़रूरी है। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हम इसको रन करेंगे इधर से। ये व्यूज मैंने उसी तरह बनाए थे जैसे आपको मैंने अभी बताए थे, सिर्फ इसी तरह से व्यू बने चाहिए। मैंने वही व्यू यूज़ किए इसके अंदर। तब देखिए हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी। कुछ इशू है सिग्नल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो कोड इसी तरीके से होगा। इसी तरीके से सारा कोड होगा। अब हम पहले इसके अंदर डेटाबेस में डेटा चेक कर लेते हैं कि क्या डेटा है। कोई नल वैल्यू तो नहीं, नल की वजह से कई बार दिक्कत कर जाता है।
क्योंकि एजुकेटर में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। ये देखिए इजेक्ट यहाँ पे नल आया है, देख पा रहे हैं ना आप। जो मैंने वैल्यू इंसर्ट करी थी वो हमारा नल हो गया है। तो अब हम इसको यहीं से चेंज करेंगे तो हमारा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखना, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए कोई भी कंपनी आज के टाइम में एडुकेटेड प्रेफर नहीं करती है, इसलिए सब एंटिटी फ्रेमवर्क को मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रू कर दिया, लेट्स प्ले इट। मैंने कहा था आपको, यहाँ से क्लियर करेंगे टेस्ट 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 हाइट 45 टेस्ट 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 क्रिएट। लेकिन ये अब इसके अंदर डिस्प्ले है क्योंकि हमने पैरामीटर प्रोसीजर के अंदर सारी वैल्यू सेट कर रखी हैं। तो अभी हम इसको अपडेट करके चेक करते हैं। टेस्ट कम कर देते हैं विलियम, इससे पता लगेगा कि वाकई में अपडेट हुआ है या नहीं। सेव किया हमने, अनेबल टू अपडेट, क्या करेगा कोई एरर है इसने थ्रू किया है, कहते हैं कि ये हमसे हैंडल नहीं हो रहा है। तो देखते हैं हैंडल क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने एक पैरामीटर इसके अंदर कम डाला है, इस वजह से हैंडल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा वो नल जा रहा है। तो अब हम इसके अंदर एक पैरामीटर ऐड करेंगे रो आईडी के नाम से। रो आईडी हमने इसके अंदर पुट नहीं करी थी, रो आईडी ROWID, उसको यहाँ से ऐड ना करके लगा के ऐड करेंगे जिससे कि हमें बार बार रिबिल्ड ना करना पड़े। फिर कंटिन्यू, ओके मेरे को इधर लगाना है। मेरे पास देखिए सारी डिटेल्स आ गई है। मैं बिल्कुल लगा के आपको सारी वैल्यू दिखा रहा हूँ, जितनी वैल्यूज हमारी यहाँ पे थी सारी की सारी आगे जो आईडी आ गई, हमारी सारी चीज़ें हमें मिल गई है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक हमें ऐड करना है ROWID रो आईडी। अब देखिए इसको कंटिन्यू करेंगे, सक्सेसफुली अपडेट। नाम चेंज हो गया, विलियम टेस्ट हो गया। हमने भेजा क्या था, ओके हमने प्रेस करके हमने इसको ओके ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने लास्ट टाइम हमने फर्स्ट टाइम चेंज किया था, विलियम कर दिया था, टेस्ट हमारा था ही लास्ट नेम। तो इस तरीके से हम आगे का काम कर सकते हैं। देखा आपने किस तरीके से अब हम डिलीट करेंगे तो होपफुली डिलीट भी करके देगा, डिलीट भी करके दिया इसने। डिटेल्स भी जाएंगे, अभी डिटेल्स भी ऐसे लेके आएगा, दोबारा एडिट भी जाएंगे, दोबारा एडिट भी जाएगा। बेसिकली हमने इसके अंदर सिर्फ 3 मेथड लिखे थे, तीन मेथड्स के अंदर चेंज किया, बाकी किसी में हमने चेंज नहीं किया। ये देखिए अब जैसे कि हमने मैंने अभी आपको बताया कि और डिटेल्स वगैरह का डिलीट का था तो हमने उसमें चेंज किया है, एडिट का था। डिटेल्स में हमने चेंज नहीं किया, डिटेल्स में हमने एज इट इज जैसे वो डिटेल्स का आपको कभी मैंने एडिटिंग फ्रेमवर्क का फंक्शन दिखाया था वैसे ही किया है, ठीक है। और इसमें भी हमने ऐसे किया है, हाँ। और ये हमने बस डिटेल प्रिपेयर करके इस टाइप में भेजी है। तो ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट ऑप्शन है
इस तरीके से हम ASP.NET से भी हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन मॉडल की आवश्यकता हमें ज़रूर पड़ेगी। और मैं अब एक डेटाबेस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, SQL सर्वर के अंदर कभी भी कोई भी टेबल बनाएं, सबसे पहले डिज़ाइन देखें, उसका डिज़ाइन देखने के बाद पैरामीटर एनालाइज करें। ठीक है, जो भी पैरामीटर्स हो अपने अकॉर्डिंग उसको नॉर्मलाइज करें टेबल्स को। और हर टेबल के अंदर तीन चीज़ ज़रूर रखें, इज़ एक्टिव या इज़ डिलीटेड एंड इंसर्टेड डेट एंड अपडेटेड डेट। हर टेबल के अंदर, हर एक टेबल के अंदर ये ज़रूर रखें, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में फ़ायदा रहेगा। क्योंकि कभी भी कंपनीज के अंदर डेटा परमानेंटली डिलीट नहीं होता, वो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया डिलीटेड जाता है, वो डिस्प्ले कहीं पे नहीं होता। लेकिन जब वो काम पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, कोई डिटेल्स मांगी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो कंपनी को देनी पड़ती है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। और अब मैं आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।